be fine. In that jar, and she's. हेलो दोस्तों, T20 मूवीज़ पर आपका स्वागत है। आज की एक्सप्लेनेशन का नाम है ABC ऑफ डेथ, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को 15 देशों के 27 डायरेक्टर ने मिलकर डायरेक्ट किया है। इसमें आपको 3 अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी, जिसे आपको अपने तरीके से समझना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो 13 साल से प्रेग्नेंट होती है। इतने सालों से प्रेग्नेंट होने के कारण उसका बच्चा उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और बच्चा माँ के पेट के अंदर ही बड़ा होता रहता है। फिर एक घर को दिखाते हैं जिसमें एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी होते हैं। उस आदमी का नाम AB डिविलियर्स होता है और वो अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले क्रिकेट मैच खेलने के लिए इंडिया जाना चाहता है। दरअसल ये बात सुनते ही वो औरत बहुत डर जाती है। अब अकेले रहने के डर से वो औरत अपने पति से भीख मांगती है, मिन्नतें करती है कि वो न जाए, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो पहले ही फैसला कर चुका होता है और उसको जाना है। तभी वो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले वापस आ जाएगा। अब जाने से पहले वो अपनी पत्नी को एक गिलास जार देता है जिसके अंदर एक जड़ी बूटी होती है जो उसे किसी साधु ने दी होती है। वो जड़ी बूटी तब तक उसकी पत्नी को डिलीवर होने से रोकेगी जब तक उसका पति घर वापस नहीं आ जाता। अब घर से बाहर जाते वक्त AB डिविलियर्स उसे बताता है कि ग्लास जार के अंदर रखी जड़ी बूटी कई साल तक चलेगी। उसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला जाता है। बेचारी औरत अपने पति का कई साल तक इंतजार करती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। हालांकि उसे उम्मीद है कि उसका पति जरूर एक दिन वापस आएगा, इसीलिए जो जड़ी बूटी उसके पति ने दी होती है वो उसको खाती रहती है ताकि तब तक उसका पति घर न आ जाए, वो बच्चे को जन्म न दे सके। ऐसे ही करते करते समय बीतता जाता है और उसके पति को गए हुए 13 साल गुजर जाते हैं और अब जड़ी बूटी वाला जार भी पूरी तरह खाली हो जाता है और अब घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई होती है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा होता है। अब उसका बच्चा काफी बड़ा हो गया होता है, यहाँ तक कि अब वो बोल भी सकता है और अपनी माँ से भी बातें करता है। और अब पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है असल में वो एक लड़की है, यहाँ तक कि वो बोल भी सकती है और अपनी माँ से भी बातें करती है, लेकिन वो अभी भी पेट के अंदर है, जिसकी वजह से उस औरत का पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उस औरत का चलना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए वो बेचारी घर के अंदर रेंग कर चलती है, बिल्कुल लेट लेट कर। अब एक दिन उस औरत को दिखाते हैं। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो कई सालों से नहाई ना हो। तभी उसके घर के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो ये सोचती है कि शायद उसका पति होगा। फिर बेचारी रेंगते हुए उस आवाज़ की तरफ जाती है। वो अपने पति का नाम भी पुकारती है तो देखती है कि वो उसका पति नहीं बल्कि एक बिल्ली है। फिर वो उस बिल्ली को पकड़कर मार डालती है और अपने घर के अंदर उसे गाड़ देती है। फिर वो बच्ची अपनी माँ के पेट से जन्म लेने की बात करती है। फिर उसकी माँ सोचती है कि अगर मैंने बच्ची को जन्म दे दिया और बड़ी होकर वो कहीं चली गई तो मेरा क्या होगा। यानी साफ है कि उसे अकेलापन महसूस होता है और लगता है कि उसकी बच्ची ये जानती है, इसलिए वो अपनी माँ को आराम दिलाने के लिए उससे बातें करती है। अब उसकी बातों के आखिर में उसकी माँ उससे वादा करती है कि जैसे ही उसका पति वापस आ जाएगा तो वो उसको बाहर आने देगी। अब बाद में उस रात को वो औरत अपने बड़े पेट की वजह से सो नहीं पाती। बड़ी मुश्किल से वो उस जड़ी बूटी के पास पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि वो जड़ी बूटी तो पहले ही खत्म हो गई है। अब अपनी माँ के दर्द को सहते देखकर वो बच्ची कहती है कि माँ मुझे बाहर आने दो। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि जब भी तुम बाहर आओ तुम मुझको छोड़कर कहीं मत जाना, और इस बात के लिए वो उससे भीख भी मांगती है कि मुझको छोड़कर कहीं मत जाना। और जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करती है तो उसकी माँ का पेट खींचने लगता है, जिसके कारण बेचारी की माँ मर जाती है। फिर वो बच्ची फाइनली जन्म लेती है और अपनी माँ के पेट को फाड़कर बाहर आती है। फिर वो आज़ादी से अपने कदमों से चलती है और बचे हुए ऑर्गन्स को फेंक देती है। फिर वो अपनी बॉडी को क्लीन करती है और अपने घर की साफ सफाई करती है और अपनी रूटीन लाइफ नॉर्मल तरीके से जीने लगती है। एक सुबह जब वो चाय बना रही होती है तो घर के मेन डोर की बेल बजती है और जब वो देखने जाती है कि कौन आया है तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का पति AB डिविलियर्स है, यानी कि उसका पापा। वो उससे पूछती है कि वो इतने सालों से कहाँ पर था, लेकिन वो उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इसी दौरान वो सोचती है कि वो मुझसे ज़रूर पूछेगा कि मेरा पेट इतना पतला क्यों हो गया है, तो वो उसको बता देती है कि उसने कैसे अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन AB डिविलियर्स उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाता और उससे कहता है कि वो दूसरे बच्चे के लिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहती है कि वो इन सब से फिर से गुजरना नहीं चाहती, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती है।
दोस्तों अब दूसरी मूवी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम पिगी है। इसमें एक सारा नाम की बहुत ही मोटी लड़की की कहानी दिखाते हैं जो पूल में स्विमिंग करना चाहती है और पूल में डुबकी लगाकर अपने आप को हल्का महसूस कराना चाहती है, लेकिन उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है जब उसे अपनी मर्जी के बिना पूल से बाहर बिना कपड़ों के आना पड़ता है और उसे अपने रास्ते में एक खतरनाक हत्यारा भी देखने को मिलता है। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें 17 साल की एक मोटी लड़की सारा नहाने का फैसला करती है। हालांकि वो इस बात से अनजान होती है कि तालाब के पास एक वैन भी खड़ी है, इसका मतलब ये है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर है। वो बाथरूम में जाती है और जब वो बाहर आती है तो सोचती है कि मुझे तालाब में नहाना चाहिए या नहीं। फिर सोचती है कि तालाब में नहाकर वो हल्का फील करेगी और रिलैक्स हो जाएगी, इसलिए वो नहाना फाइनल कर लेती है। तभी दिखाते हैं कि तालाब के पास एक टेबल पर बचा हुआ खाना पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है सारा ही अकेली वहाँ नहीं है और तालाब के पास ही कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े और एक मोबाइल भी पड़ा होता है, लेकिन सारा का ध्यान उन पर नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो अपनी पीठ करके तालाब में उतरने लगती है तभी अचानक एक आदमी तालाब के पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उसको देखकर सारा घबरा जाती है और अंदर नहीं जाती। तभी वहाँ 3 लड़कियों की एंट्री होती है। वो तीनों लड़कियां मिलकर उसका मजाक उड़ाती हैं। वो बेचारी सारा को सुअर बुलाती हैं और उसको चिढ़ाती भी हैं कि वो देखो तुम्हारा गंजा बॉयफ्रेंड पानी में तैर रहा है। वास्तव में उस आदमी और सारा के बीच कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए कह रही होती हैं। वो आदमी ये सब देख रहा होता है और दूसरी तरफ सारा उन लड़कियों को इग्नोर करके तालाब में छलांग लगा देती है और फिर उन लड़कियों को इतनी बातें सुनने के बाद वो आदमी वहां से बाहर चला जाता है। तभी तालाब के नीचे एक आदमी को दिखाते हैं जो बंधा हुआ होता है। उसको पानी में डुबोकर मरने के लिए छोड़ा होता है, लेकिन सारा इस बात से बेखबर होकर तालाब में नहा रही होती है और जब वो पानी के ऊपर आती है तो उसको वहां पर वो लड़कियां नहीं दिखाई देती। फिर उसे उसको थोड़ी शांति मिलती है। तभी अचानक से वो लड़कियां आती हैं और उसके सिर को जाल से ढक देती हैं, जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और सारा उस जाल से निकलने की कोशिश कर रही होती है और अपनी मदद के लिए वो उन तीनों में से एक लड़की का नाम पुकारती है क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है। उस लड़की का नाम क्लाउडिया होता है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। सारा लगातार क्लाउडिया से मदद के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती और उल्टा उसके कपड़े लेकर उन लड़कियों के साथ वहां से भाग जाती है। सारा अपने कपड़े ढूंढती है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलते। अब बिना कपड़ों के ही वो घर की तरफ दौड़ने लग। हाईवे पर दौड़ते हुए उसे लड़कों का एक ग्रुप मिलता है जो उसको परेशान करते हैं और उस पर गंदे कमेंट्स भी करते हैं। तभी 2 लड़के गाड़ी से उतरकर उसे परेशान करने लगते हैं। एक उसे पकड़ लेता है तो दूसरा ये सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगता है। वो उनसे छुटकर कच्चे रास्ते पर भाग जाती है। फिर वो कच्चे रास्ते से जा रही होती है। अपने रास्ते में वैसी ही वैन देखती है जो उसने कुछ समय पहले तालाब के पास देखी थी। वैन का ड्राइवर झाड़ियों से बाहर आता है और वो वही तालाब वाला आदमी होता है और उसने अपने कंधे पर कुछ उठाया होता है जिसे उसने काले रंग के पॉलिथीन से कवर किया होता है, जिसको देखकर लग रहा होता है कि उसमें किसी की डेड बॉडी हो सकती है। इसी बीच वैन सारा के पास आती है और सामने आकर रुक जाती है। फिर जब वो गाड़ी के ड्राइवर को देखती है तो वो वही आदमी होता है जो तालाब में मिला था। सारा मन में सोचती है कि आखिर उस आदमी को उससे क्या चाहिए। तभी वो सारा के कपड़े वैन से बाहर फेंकता है और तभी सारा की नज़र वैन के शीशे पर पड़ती है और वो देखती है कि क्लाउडिया खून से लथपथ उससे मदद मांग रही है। ये भी सोचती है कहीं वो आदमी उससे अपना अगला शिकार तो बनाना नहीं चाहता और खड़े खड़े ही वहीं पर पेशाब कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि अपने दोस्त को देखकर तो कोई भी परेशान हो जाए, लेकिन सारा उसे उसी तरह अनदेखा कर देती है जिस तरह क्लाउडिया ने उसे कुछ समय पहले किया था। और फिर आखिरी में सारा आदमी की तरफ हाथ उठाकर उस आदमी को जाने के लिए कहती है। आदमी भी उसकी तरफ हाथ लहराता है और क्लाउडिया को अपनी वैन में लेकर वहां से चला जाता है। वैन के वहां से जाते ही सारा अपने कपड़े उठाती है और उनको पहन लेती है। उसके बाद वो पुलिस को भी फोन करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फिर वो मोबाइल में सॉन्ग प्ले करती है और रिलैक्स होने के लिए अपने सिर पर हेडफोन लगाकर अपने रास्ते चल देती है। दोस्तों तीसरी मूवी जिसका नाम है टू स्ट्रेंजर्स हु मीट 5 टाइम्स, उसमें दिखाते हैं कि कैसे 2 आदमी अपने पूरे जीवन में एक दूसरे से बार बार मिलते हैं। वो पहली बार एक दूसरे से तब मिलते हैं जब वो बहुत ही छोटे होते हैं और बाकी जितनी भी बार वो मिलते हैं उसकी एक अलग कहानी है जो अभी आप आगे सुनने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी पैसे निकालने के लिए ATM की तरफ जा रहा होता है। उस आदमी का नाम अलेस्टर होता है, लेकिन उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है जब एक समीर अजीज नाम का आदमी पैसे निकाल रहा होता है और समीर पैसे निकालने में काफी देर लगा रहा होता है। उससे अलेस्टर को गुस्सा आ जाता है और जिस कारण वो उसे आतंकवादी कह देता है और अलेस्टर समीर के रिलीजन की भी इंसल्ट करता है। जैसे ही समीर ATM से पैसे निकाल लेता है तो की वजह से समीर भी वहीं पर रुका रहता है और अलेस्टर का सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहता है। फिर दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। जैसे ही सोचता है कि कहीं ये बहस लड़ाई में न बदल जाए तो वो वहां से चला जाता है। ये दूसरी बार था जब वो मिले थे। तीसरी बार जब वो मिलते हैं तब अलेस्टर को एक कंपनी में काम करने के लिए रखा गया होता है और उस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि समीर ही होता है। अलेस्टर को अपने इंटरव्यू में कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये काम उसको मिल जाएगा।
अलस्टर को एक आदमी बताता है कि उसे कंपनी के मालिक से मिलना है और फिर अलस्टर कंपनी के मालिक का इंतजार कर रहा होता है और जब वो वहाँ पर आता है तो दोनों एक दूसरे से हाय करते हैं। पहले तो वो एक दूसरे से शांति से मिलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद समीर को लगता है कि वो दोनों पहले कहीं मिले हैं और वो उससे ये बात पूछता है कि वो पहले कहाँ मिले थे। अलस्टर कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन समीर को इस बात पर यकीन होता है कि वो पहले पक्का कहीं ना कहीं मिले हैं। समीर को कुछ ही सेकंड लगते हैं और उसको याद आ जाता है कि अलस्टर वही आदमी है जो कुछ दिन पहले उससे एटीएम में मिला था, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। अब जैसे ही उसको ये सब याद आता है तो समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो काम ही नहीं देता। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और वो दोनों एक बार फिर से मिलते हैं। अलस्टर के पास न रहने को घर होता है न खाने को, और अब समीर अलस्टर के बारे में लगभग सब कुछ भूल चुका होता है, लेकिन अलस्टर को समीर किसी तरह याद आ जाता है। समीर बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अलस्टर उसे बताता है कि कैसे तुमने कुछ साल पहले मुझे कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन समीर को फिर भी कुछ याद नहीं आता। मैं एटीएम से पैसे निकालकर कुछ देर में वापस आता हूँ। अब कुछ मिनट बाद समीर कुछ पैसों के साथ उसके पास आता है और समीर की ये बात अलस्टर का दिल छू लेती है। अलस्टर उसके पैसों को रख लेता है और रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। समीर भी उसको बेस्ट विशेष देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें तब का सीन दिखाते हैं जब वो पहली बार मिले थे। वो दोनों पहली बार एक बीच पर मिले थे जहां पर वो दोनों रेत का एक महल बना रहे थे और समीर जो कि उन दोनों में सबसे बड़ा था वो बच्चों को बता रहा होता है कि रेत को बाल्टी में कैसे डालना है, लेकिन तभी अलस्टर की माँ उसको लेने आ जाती है ताकि वो घर वापस जा सके। दोनों माँ बेटा समीर को वहाँ किला छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब वो 5वीं बार मिले थे, इस बार वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, खास करके समीर अब बोल नहीं पाता और वो वृद्धाश्रम में होता है और एलेस्टर वहाँ पर काम करता है। फिर एक नौकर के साथ अनजाने में एलेस्टर समीर के कमरे में आ जाता है और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एलेस्टर समीर से कहता है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एलेस्टर समीर से कहता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। समीर इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और एक दूसरे को देखते हुए वह हंसते हैं। तभी एलेस्टर समीर को गौर से देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो पहले मिले हैं। समीर जवाब नहीं देता और देखकर हंस देता है और उसे कहता है कि हाँ वो मिले हैं। दोस्तों, इन कहानियों के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में देखते हैं, जैसे लापरवाह पति को नाजायज तंग करना या किसी इंसान से बिना किसी रिश्ते के जीवन में कई बार मिलना। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मूवी को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखने के लिए दिल से शुक्रिया।